हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल डायमंड ज्ञान अड्डा में। और मैं अनुज आज जो है आपको टेट का सिलेबस का एक पार्ट और एक सब्जेक्ट का लेके आया हूँ। इससे पहले मैं आपको एक वीडियो में मनोविज्ञान के टेट के सिलेबस को बता चुका हूँ। तो अगर आपने नहीं देखा है तो आप प्लेलिस्ट में जाइए, ऑल सिलेबस पे क्लिक करिए, वहाँ पर आपको वो मनोविज्ञान का पूरा सिलेबस मिलेगा। आज के सिलेबस में मैं बात करने वाला हूँ संस्कृत का, और विस्तृत रूप से बताने वाला हूँ क्योंकि संस्कृत में टॉपिक कौन कौन से हैं और साथ ही साथ उनके अंदर कौन कौन से क्वेश्चंस आ सकते हैं। अभी तक 2011 से लेकर 2018 तक जो भी टेट हुए हैं उन सभी के पेपर को अगर आप एनालिसिस करेंगे तो आपको खुद एहसास हो जाएगा कि अगर आपने सच में एनालिसिस कर ली तो वही क्वेश्चंस उन टॉपिकों से बनते हैं और आराम से आप जो है 24 से 25 नंबर ला सकते हैं। चलिए मैं शुरुआत करता हूं पहले टॉपिक से। देखिए, पहला टॉपिक है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। इससे मान लीजिए आप 2 से 3 प्रश्न आते ही आते हैं। पहला लिखा हुआ है महसूरी सूत्र। महसूरी सूत्र, इनकी संख्या कितनी होती है, प्रत्याहार क्या होते हैं, चूंकि महसूरी सूत्रों से ही प्रत्याहार बनते हैं तो आपको पता भी होगा। मैं विस्तृत रूप से पढ़ाऊंगा भी। महसूरी सूत्रों की संख्या आपकी कितनी है, 14 महसूरी सूत्र हैं, 42 प्रत्याहार होते हैं। इसके बाद देखिए दूसरा जो है वो वर्ण विचार। अब वर्ण विचार में क्या कि स्वर क्या होते हैं, कि संस्कृत में स्वर को अच प्रत्याहार के उससे संबोधित करते हैं, व्यंजन को हल प्रत्याहार से संबोधित करते हैं, स्वरों की संख्या कितनी है, व्यंजनों की संख्या कितनी है। साथ ही साथ उच्चारण सूत्र। देखिए उच्चारण सूत्र की किस वर्ण का उच्चारण स्थान क्या है और साथ ही साथ उनका उच्चारण सूत्र क्या है। जैसे अको विसर्जनम कंठा, कि कंठ से उच्चारित होने वाले जितने भी वर्ण हैं उन समस्त वर्णों के जो सूत्र है वो अको विसर्जनम कंठा है। इसी तरीके से और भी सभी वर्णों के उच्चारण स्थानों के सूत्र हैं तो वो भी आपको बताने और पढ़ने हैं। इसके बाद देखिए अगला जो है इसी में ही है वर्णों के आभ्यंतर एवं बाह्य प्रत्न। ये भी बहुत अच्छा प्रश्न टॉपिक है। इसमें वर्णों के जैसे कि आभ्यंतर प्रत्न होता है जो अंदर से प्रेरित होते हैं और बाह्य प्रत्न होता है जो बाहर से प्रेरित होते हैं। इसमें भी सूत्र हैं, ठीक है, कि ईशद विव्रत कौन सा है, विव्रत कौन सा है, ठीक, घोष कौन सा है, घोष कौन सा है, नाद कौन सा है, विवार कौन सा है। ये सब चीज़ें आपको इसमें पढ़नी है। इसके बाद देखिए ऐसा कभी हुआ ही नहीं है कि टेट में इस गिनती से कोई प्रश्न ना आया हो संस्कृत में। तो कोई ना कोई एक गिनती, वैसे तो 1 से लेकर 100 तक की गिनतियाँ आपको बिल्कुल कंठस्थ पता हो, और साथ ही साथ फिर 100 को क्या कहते हैं संस्कृत में, 500 को क्या कहते हैं, 1000 को क्या कहते हैं, 10,000 को क्या कहते हैं, लाख को क्या कहते हैं, ये सब इनके भी बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए। इसके बाद देखिए अगला टॉपिक है वाच्य। ठीक है, वाच्य, वैसे अंग्रेजी में इसको वॉइस बोलते हैं, वही एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस होती है, लेकिन संस्कृत में वाच्य 3 प्रकार की होती है। एक होती है कर्तवाच्य, एक होती है कर्मवाच्य और एक भाववाच्य। ठीक है, तो कर्तवाच्य में किसकी प्रधानता होती है, कर्मवाच्य में किसकी प्रधानता होती है, भाववाच्य में किसकी प्रधानता होती है, साथ ही साथ कर्तवाच्य में जो प्रधानता जिसकी है वो किस विभक्ति में होता है। तो ये सब बातें आपको जाननी है। इसके बाद नेक्स्ट अगला देखिए कारक और विभक्ति। ये मान लीजिए डेफिनेट 101%, ये जितने भी टॉपिक लिखे हैं वो आप एनालिसिस करिए और खुद आप बता सकते हैं कि उस सिलेबस के ऐसा हिस्सा है कि सब कुछ एक एक प्रश्न हर एक टॉपिक से है। ठीक है, तो कारक एवं व्यक्ति की कारक कितने होते हैं संस्कृत में, साथ ही साथ विभक्ति सूत्र, हर कारक जो है और जो विभक्ति है उस विभक्ति में सूत्र हैं, है ना, कि कर्तुरीप्सितम कर्मा है और साधकतम करणम है, संयुक्ते प्रधाने है, एंगान विकारा है, रुचरता नाम प्रियमाणा है। ये सब सूत्र हैं कि किस विभक्ति के कौन सा सूत्र है, तो वो सूत्र आपको ध्यान रखने हैं। इसके बाद देखिए उपसर्ग। आप जानते भी हैं संस्कृत में वैसे तो उपसर्गों की संख्या 22 है, तो उपसर्ग में आपको पहचानने होंगे कि कौन सा उपसर्ग इसमें दिया गया है। इसके बाद देखिए प्रत्यय। तो प्रत्यय जो है वो वैसे तो निश्चित रूप से 2 प्रकार के प्रत्यय हैं संस्कृत में, एक कृदंत प्रत्यय होते हैं, एक तद्धित प्रत्यय होते हैं। ठीक है, जो धातुओं के साथ लगते हैं कुछ प्रत्यय, कुछ शब्दों के साथ लगते हैं, कुछ स्त्री प्रत्यय होते हैं, तो ये आपको जानने हैं। इसके बाद देखिए संधि। संधि आप जानते ही हैं कि स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि, लेकिन बस अंतर इतना है कि संधि आप हिंदी में भी पढ़ते हैं और संधि आप संस्कृत में भी पढ़ते हैं। लेकिन हिंदी में जब संधि पढ़ते हैं तो वहाँ पर आप कोई संधियों के ना सूत्र पढ़ते हैं, केवल और केवल बिना सूत्र के आधार पर आप वही जो आपने एक तरीके से, आपको कुछ लोग 2 मिनट में संधि पढ़ा देते हैं, है ना। बहुत सी ऐसी वीडियोस आपको मिलेंगी जिसमें लिखा होगा 2 मिनट में सीखिए संधि, लेकिन 2 मिनट में अगर संधि सीख लो तो फिर इतना बड़ा टॉपिक है वो 2 मिनट में आप नहीं समझ सकते। ट्रिक ऐसी चीज़ें होती हैं जो आपको केवल और केवल थोड़ा सा ज्ञान कराती हैं। जो एक्सेप्शन केसेस अपवाद रूप में आते हैं तब आप फंस जाते हैं। तो इसलिए किसी भी टॉपिक को आप विस्तृत रूप से पढ़ा करिए। ठीक है, इसके बाद देखिए तो स्वर संधि। फिर स्वर संधि कितने प्रकार की हैं, तो आप जानते हैं सभी 5 प्रकार की होती हैं, दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, ऋण संधि, अयादि संधि, लेकिन सभी के सूत्र भी हैं और इसी में पर रूप संधि भी आती है, पूर्व रूप संधि भी आती है। ठीक है, सबके सूत्र अका श्रवणे दीर्घा,
आधगुणा, इकोगणची, ये सब आपको जानने हैं। इसी प्रकार से व्यंजन संधि। अब देखिए जब हिंदी में पढ़ते हो तो आप व्यंजन संधि के केवल नियम पढ़ते हो कि अगर पहला वर्ण है किसी भी वर्ग का तो उसको तीसरे वर्ण में बदल देंगे, या तीसरे को जो है पांचवें वर्ग में बदल देंगे। लेकिन यहाँ पर व्यंजन संधि के भी आपको सूत्र याद करने हैं। जसत्व संधि है, झलत्व संधि है ना, चत्व संधि है। तो ये इन संधियों के, इसी प्रकार से विसर्ग संधि में भी आपको इन्हीं बातों को ध्यान में रखना है। नेक्स्ट अगली मैं बात करूँ समास में, तो समास आप जानते हैं जो हिंदी में समास होता है वही संस्कृत में समास है, लेकिन बस उसके जो उदाहरण है वो हिंदी से अलग होते हैं। इसके बाद देखिए नेक्स्ट और बहुत इंपॉर्टेंट लिखा हुआ देखिए शब्द रूप। और शब्द रूप में आपको ये जानना है कि कितने प्रकार के शब्द हैं, उनके रूप पूछे जाते हैं। जैसे अकारांत पुल्लिंग शब्द, पहले तो पुल्लिंग शब्दों के और स्त्रीलिंग शब्दों के। तो अकारांत शब्द, इकारांत शब्द, उकारांत शब्द और ऋकारांत शब्द। अब आपको शायद मेरे हिसाब से आपको जानकारी है तो अच्छी बात है, नहीं तो मैं आपको बता दूं। अकारांत शब्द वो होते हैं कि किसी भी शब्द के अंत में, क्योंकि जो मात्रा होती है उस मात्रा के अनुसार बताया जा सकता है कि कोई भी शब्द अकारांत शब्द है, कि इकारांत शब्द है, या उकारांत शब्द है, या ऋकारांत शब्द है। तो फिर आप कह सकते हो, जैसे सपोज मैंने कोई शब्द लिखा है, मैंने लिखा राम। अब मैं कहूँ आपसे कि राम कैसा शब्द है, तो पहले तो ये पता होना चाहिए आपको कि राम पुल्लिंग है या स्त्रीलिंग है। तो कोई भी बता सकता है कि राम पुल्लिंग शब्द है। अब आप ये देखिए कि अंतिम जो वर्ण लिखा है उस अंतिम वर्ण में कौन सी मात्रा लगी है, तो आप खुद बता पाओगे कि इस राम के अंतिम वर्ण में मां में आ का मिश्रण है, अर्थात अकारांत शब्द है, और अकारांत पुल्लिंग शब्द है। तो कभी भी कि वो अकारांत है, इकारांत है, उकारांत है, ऋकारांत है, उसको जानने का बस सरल सा तरीका है कि वो शब्द जब समाप्त हो तो उसकी समाप्ति पे आने वाले वर्ण में आपको देखना है कि मात्रा कौन सी लगी है। अब जैसे सपोज अकारांत पुल्लिंग शब्दों में लिखा हुआ है, जैसे राम लिखा है, बालक लिखा है, छात्र लिखा है, तो हर एक अंतिम वर्ण में आ ही आ रहा है। इसके बाद इकारांत में देखिए हर एक अंतिम वर्ण में छोटी ही की मात्रा है, जैसे हरि है, मुनि है, कवि है। और इनके जब रूप आप देखेंगे तो रूप बहुत ही सरलता से आपको पढ़ने को मिलेंगे। मैं पढ़ाऊंगा भी आपको और बिल्कुल रटा दूंगा, याद करा दूंगा, आप ये टेंशन ना लीजिए, ठीक है। जैसे आपने पढ़े भी होंगे कि राम के रूप है ना, तो राम के रूप आपने रामा रामो रामम रामेण रामाय रामात रामस रामे राम, ठीक है। तो इस तरीके से आप बिल्कुल रट जाएंगे। इसी प्रकार से हरि के, मुनि के, कवि के। उकारांत में देखिए आप अंतिम अक्षर ऊपर आ रहा है, गुरु है, भानु है, साधु है। ऋकारांत में री की मात्रा आ रही है, पित्र है, मात्र है। अब बात करें अगर स्त्रीलिंग में, तो आकारांत अब स्त्रीलिंग, तो रमा देखो आ पे अक्षर, बालिका पर बड़ा आ की मात्रा है। इकारांत में देखिए बड़ी की मात्रा नदी है, जननी है। ऋकारांत अगर स्त्रीलिंग है तो मात्र है, स्वस्त्र है, ठीक है। अब नपुंसक लिंग में केवल आपके सिलेबस में जो है, टैट के सिलेबस में जो नपुंसक लिंग है, उस नपुंसक लिंग में केवल अकारांत नपुंसक लिंग आपको जानने, और जो बहुत ही सरल है, क्योंकि जो अकारांत आप पुल्लिंग पढ़ते हैं उसी की प्रथमा और द्वितीय विभक्ति सेम होती है और सब विभक्तियां बदल जाती हैं। तो बस इतना सा अंतर है और बहुत ही सरल है, चाहे वो फल हो, जल हो, नल हो, इन सब ऐसे शब्दों के जो भी नपुंसक लिंग शब्द हैं उनको आपको जानना है। अब मैं बात करता हूँ देख सर्वनाम शब्दों के रूप। तो सर्वनाम शब्दों के भी रूप आपको इंपॉर्टेंट है, और उनमें आप कह लीजिए तो इस तरीके से आप कह सकते हो कि ये 6, 7 ये और 3 ये, मतलब 10, लगभग आपको 10 से 12 शब्द रूप याद करने हैं। और अगर आपने इतने कर लिए तो मैं विश्वास दिलाता हूं आपको कि निश्चित रूप से आपके 2 से 3 प्रश्न निश्चित रूप से आपके सही होंगे। देखिए एक तत् है जैसे कि शाह के, है ना, सा तम तो तेन ताभ्याम तय तस्मै ताभ्याम तय तस्तयुते शाम तस्मिन तयुतेषु, तो शाह के रूप आपको याद करने। इसी प्रकार से अस्मत् के याद करने, अहम के, ठीक है। इसी प्रकार से त्वम के याद करने हैं, युष्मत् के रूप याद करने हैं। अब मैं बात करूं, देखिए एक क्वेश्चन निश्चित रूप से इससे बनने वाला है, जैसे शरीर के अंग। तो इससे पहले भी बना है, हर बार बनता है शरीर के अंग से, कि संस्कृत में हाथ को क्या कहते हैं, बाल को क्या कहते हैं, जो है आपके सिर को क्या कहते हैं। तो ये सब इसी प्रकार से फल विभिन्न प्रकार के फलों को संस्कृत में क्या कहते हैं, फूल को क्या कहते हैं, सब्जियां हैं, पक्षी हैं, जानवर हैं, सगे संबंधियों के नाम, कि माता को क्या कहते हैं, पिता को क्या कहते हैं, चाचा को क्या कहते हैं, भाई को क्या कहते हैं, ठीक है, मौसी को क्या कहते हैं। इसके बाद दैनिक उपयोग की वस्तुओं के नाम, कोई जो दैनिक उपयोग में वस्तु प्रयोग करते हो आप, उन सभी वस्तुओं से संबंधित कोई ना कोई नाम। इसके बाद देखिए और इम्पॉर्टेंट बात है वो देखिए लकारें। लकारें क्या होती हैं कि अगर संस्कृत में मैं बात करूं तो जैसे इंग्लिश में आप टेंस जानते हैं जिसको काल कहते हैं, वैसे ही लकारें होती हैं संस्कृत में जिनसे आपको काल का निर्धारण होता है। और वो कितने प्रकार की है, वैसे तो इनकी संख्या 10 है, और बट आप मेनली आपको ये 5 लकारें आपको याद रखनी है कि वर्तमान काल, भविष्य काल, भूतकाल,
आज्ञावाचक और चाहिए के अर्थ में। तो ये 5 लकारें तो आपको बिल्कुल रट लेनी है, ठीक है। इसी प्रकार से अगली बात करें कि धातु रूप क्या होता है, तो आप जानते हैं कि क्रिया के मूल रूप को धातु कहते हैं। तो आपको वैसे लगभग 20 से 22 धातुएं हैं आपके सिलेबस में, और उन्हीं की आपको लकार रूप याद कर लेनी है, बस इतना ध्यान रखना है आपको, ठीक है। तो ये पट धातु कुछ लिखी हुई हैं, पट धातु, लिग धातु, गम धातु, भू धातु, दृश धातु, और ऐसे लगभग 22 हैं जो मैं आपको पढ़ाऊंगा अभी। नेक्स्ट अगली मैं बात करूं, देखिए क्वेश्चन 15 नंबर पॉइंट है कि कवियों और उनके लेखकों की रचनाएं। तो आपको देखनी है कि कौन कौन से कवि हैं और उनकी कौन कौन सी रचनाएं हैं। जैसे आप कह लीजिए कि तुलसी कालिदास की हैं, मेघदूत, रघुवंशम, कुमार संभव, ठीक है। तो इसी प्रकार से बाण भट्ट की हो, महाकवि भूषण की हो, तो इन सब की रचनाएं पढ़नी है, आपको याद करनी है, क्योंकि 1 नंबर का प्रश्न निर्धारित रूप से आना है। इसके बाद देखिए संस्कृत की सूक्तियाँ, कोई भी ना, जो भी आप कह लीजिए, चाहे वो गीता के श्लोक हों या सुभाषितानी के श्लोक हों, इनमें जो भी सूक्तियाँ दी हुई हैं या किसी ने कवि ने कोई अपनी रचना में किसी सूक्ति का वर्णन किया है, तो वो सूक्तियाँ भी आती हैं, ठीक है। जैसे जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि करियसी, ठीक है, या कह सकते हो कि इतम मनोहारी च दुर्लभा वचा, ठीक है, व्रतम यत्नेन सन्नच्छेद वित्तमेति च याति च अक्षीणो वित्तता क्षीणो व्रत तस्तु हतवता। ये तो श्लोक भी है और हो सकता है एक पंक्ति केवल सूक्ति के रूप में दे दे, तो आपको वो चीज़ें जाननी है। इसके बाद मैं बात करूं कि संस्कृत में पर्यायवाची, संस्कृत में विलोम शब्द। इसके बाद अव्यय, वैसे आपने पढ़े भी होंगे, अव्यय जो होते हैं जो लिंग वचन और काल के अनुसार नहीं परिवर्तित होते, तो संस्कृत में अव्ययों का एक अलग रूप है, ठीक है, तो वो अव्यय आपको देखने हैं। इसके बाद कुछ देखिए ऐसे पुराण हैं जिनके पात्र पूछ लिए जाते हैं, जैसे चाहे वो महाभारत हो, रामायण हो, कादम्बरी हो, रघुवंशम हो, वही जो लेखकों की रचनाएं हैं उन्हीं में कुछ ऐसी रचनाएं हैं जिनके पात्र भी पूछ लिए गए हैं कि महाभारत में कितने खंड हैं या महाभारत कितने वर्गों में बटा है। इसी प्रकार से रामायण में रामायण के रचयिता कौन है, या रामायण में कौन कौन से कांड हैं, या किस कांड में किसका वर्णन है, कादम्बरी में नायक कौन है, नायिका कौन है, तो इस चीज़ का जिक्र भी करना है आपको। इसके बाद देखिए और अंतिम लास्ट गद्यांश एवं पद्यांश। तो आप जानते ही हैं कि गद्यांश एवं पद्यांश में सीधी सी बात निश्चित रूप से ये है कि ऐसी चीज़ें, गद्यांश एवं पद्यांश तो अपठित होता है, तो इसके बारे में तो कुछ समझाया नहीं जा सकता, केवल और केवल जितना आप अनुवाद कर लेंगे, उसका अर्थ निकाल लेंगे, तो अपने प्रश्नों को अच्छे से कर पाएंगे। तो दोस्तों इस तरीके से आपने आज पूरा संस्कृत का सिलेबस देखा होगा, और ये टेट के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। साथ ही साथ मैं कह दूं, यही सब चीज़ें आपको ये टेट में 30 नंबर की पढ़नी है, और सेम एज इट इज़ रिपीटेड कह लीजिए आप, वही आपको सुपर टेट में पढ़नी है। तो आप चाहें इसको टेट का सिलेबस मान लीजिए या सुपर टेट का सिलेबस मान लीजिए, दोनों का एक ही है, ठीक है। तो और दोस्तों मैं आपको एक एडवाइस ज़रूर देना चाहूँगा कि आप जहाँ भी पढ़ें अपने तन मन धन से पढ़िए। और मैं आपको एक गुड न्यूज़ ये भी देना चाहूँगा कि आज ही सीटेट के लिए भी नोटिफिकेशन जारी होने वाला है, अर्थात 20 सितंबर से उसके फॉर्म फिलअप होने हैं, और सीटेट का मोड भी चेंज हुआ है, अब सीबीटी मोड में होगा, कंप्यूटर बेस्ड एग्ज़ाम होने वाला है। साथ ही साथ टेट की भी संभावनाएं आ रही हैं कि टेट भी एग्ज़ाम होने वाला है। तो दोस्तों अपनी तैयारी पूरे जोश के साथ करते रहिए, और मैं आपसे हमेशा कहूँगा कि ऐसे लोगों से पढ़ने की कोशिश करिए जिनके पास अनुभव हो, अर्थात उन्होंने उस फील्ड में काम किया हो और वो उस चीज़ से निकल कर आए हों, ठीक है। आई होप आप सब लोग समझदार हैं और इसका ही अनुसरण करेंगे। दोस्तों वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो ज़रूर वीडियो को लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए ताकि इसको अधिक से अधिक लोग लाभान्वित हो पाएँ। और जो लोग आप ऐसे माध्यम से हैं जो लोग नहीं जान पाते, जो कोचिंगों में नहीं जा पाते, तो हमारे इस प्लेटफॉर्म पर आपको बहुत सी ऐसी वीडियोज़ मिलेंगी, अनवरत रूप से आप उनको पढ़ सकते हैं और इसका लाभ उठा सकते हैं। धन्यवाद।